Let's continue on incomplete question of comparative advantage theory. ध्यान देना जरूरी है बिकॉज लास्ट टॉपिक में हमने कवर करा था कि पोर्टुगल हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज एज वेल एज कंपेरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी। फिर हमने उनको कंपेयर किया, कंपेयर करने से ये पता चला कि पोर्टुगल कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली मोर वाइन कंपेयर टू क्लोथ and England has less comparative disadvantage in the production of cloth. Clear? Now we will continue on how it will gain from international trade. Last lecture में मैंने आप लोगों को बताया कि गेन करने के लिए उनको कंपल्सरीली 1:1 रेशियो ही दिया जाएगा। बराबर। अब अपने इसको कंटिन्यू करते हैं, आंसर को खास ध्यान देना तो आपको समझ में आ जाएगा। खास ध्यान देना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे एडवांटेज कैसा होगा तो देखो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन एट होम इज लोअर, होम मीन्स पोर्टुगल, इज लोअर देन इन इंग्लैंड, that is 0.89 cloth is less than 1.2 cloth। सर ये 0.89 कहां से आया? तो जब कंपेरेटिव करना था तो मैंने क्या करा था, A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2। किसके लिए? पोर्टुगल के लिए। इंग्लैंड के लिए क्या करा था, A2 डिवाइड बाय A1, B2 डिवाइड बाय B1। अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कंपेयर करेंगे? तो ध्यान देना, A1 डिवाइड बाय B1 करो आप लोग, आपके हाथ में कैलकुलेटर, देखो 80 डिवाइड बाय 90 कितना आया? 0.89 आया। इसी तरह B1 डिवाइड बाय A1, 90 डिवाइड बाय 80 करो तो आ गया 1.13। ये पोर्टुगल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गया। इंग्लैंड का कैसा करेंगे? 120 डिवाइड बाय 100, देख लो आ गया नीचे 1.2 आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और B2 डिवाइड बाय A2, 100 डिवाइड बाय 120 करो तो कितना आएगा? वो 0.83। अब इस पे ही कंपेयर करना बहुत टिपिकल टॉपिक है, समझना। इसके लिए मैंने लेक्चर स्टॉप कर दिया था फ्रेश माइंड से बिना। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइन एट होम यानी पोर्टुगल इज लोअर देन इंग्लैंड, दैट इज ये दिया, यहाँ पे ध्यान देना, 0.89 क्लोथ is less than 1.2 cloth. So if Portugal will import more than 0.89 cloth in exchange of one wine, यानी मैं क्लोथ इंग्लैंड से लूंगा किसके बदले में? एक वाइन के बदले में, तो यहाँ पे पोर्टुगल को फायदा होगा। थोड़ा बहुत फायदा ऊपर नीचे होगा मगर रेशियो 1:1 ही रखेंगे। सिमिलरली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोथ, अब इंग्लैंड की बात आती है, पहले पोर्टुगल को देखा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम इज लोअर देन पोर्टुगल, दैट इज 0.83 इज लेस देन 1.30। मैं जो एरो कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, 0.83 इज लेस देन 1.13, 0.83 is less than 1.13. So England would import more than 0.83 wine in exchange of one cloth, then it will gain। है ना, दोनों दो को फायदा होगा मगर थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा। एनी एक्सचेंज, अब एक्सचेंज किस में नक्की होगा तो देखो ये चीज में नक्की हो जाएगा तुम्हारा 0.83 वाइन to 1.13 wine for one cloth is accepted and gainful to both. So if exchange rate is fixed at 1:1, मैंने पहले ही बता दिया, 1 wine is equal to 1 cloth, the gain of Portugal is 0.13। पोर्टुगल को फायदा कितना होगा? 0.13 का ही फायदा होगा। एंड गेन ऑफ इंग्लैंड इज 0.17। इंग्लैंड को कितना फायदा होगा? 0.17 का। क्यों? क्योंकि हमने रेशियो कितना रखा है? 1:1। क्लियर? कहां से आया तो देख लो, यहां से देख लो, 13 डिफरेंस कितना आया? 13। यहाँ पे देख लो डिफरेंस कितना आया? 17। क्लियर? तो देखो इन दिस फिगर वाइन इज मेजर ऑन y एक्सिस एंड
क्लोथ इज मेजर ऑन OX एक्सिस, क्लोथ को OX एक्सिस पे लिया है, वाइन को Y एक्सिस पे लिया है। लाइन PA रिप्रेजेंटेज पोर्टुगल डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो, क्योंकि पोर्टुगल का कितना था 1.13, देखो 1:1.13। इसी तरह लाइन EA, लाइन EA ये किसका है, इंग्लैंड का है, 0.83:1 होगा। अपने को रेशियो 1:1 रखना है। तो देखो ट्रेड कितना होगा, तो इंग्लैंड को इतना फायदा होगा 17 का, देख लो इंग्लैंड को कितना होगा 0.83 से 1 के बीच में डिफरेंस कितना है 0.17, यानी 17 यूनिट का फायदा होगा। और पोर्टुगल को फायदा कितना होगा 1 और 1.13 के बीच में डिफरेंस कितना है 13 का। तो देखो वही लिखा हुआ है। लाइन TA रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट बिटवीन 1:1। अब दोनों का डिफरेंस निकल लो तो आपको मिल जाएगा। समझ में आया, ना समझ में आया तो क्लास में आ जाना इंडिविजुअली फोन करके, मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा। अब आता है लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। इसके लिमिटेशन क्या है तो देखो, देखते द इकोनॉमिक्स लाइक हेक्सर होलिंग, तुम आगे पढ़ोगे, एंड ग्रेहम have criticized the theory as under. Number 1, principle of comparative advantage is based on labor theory. Already हमने बता दिया कि पूरी की पूरी थियरी किस पे डिपेंड करती है, लेबर पे। इन्होंने बताया था रियल टर्म नॉट मनी टर्म एजम्पशन में, आप चेक कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ किसमें बताया रियल टर्म। देखो लिखा एजम्पशन number 6, the cost of production is measured in real term not in money term. क्लियर। तो यहाँ पे इनकी लिमिटेशन बन गई। क्या लिमिटेशन है तो हम देखते। नंबर 1, it assume labor cost to explain the exchange of good, but in reality the total cost include non labor cost also. आज के जमाने में टोटल कॉस्ट में क्या आता है, सब कुछ आ जाता है, फिक्स कॉस्ट आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। So labor is not only the factor of production, so money cost is the best and not the labor cost. The labor theory is defective and given up long back due to unrealistic assumptions like labor is the only factor, all labor are same, mobility of labor and competition. तो कॉमन ये अपनी क्या हो गई, एक जात की लिमिटेशन हो गई। ये क्या हो गई, अपनी एक जात की लिमिटेशन हो गई। समझ में आया। सेकंड वन इज डिफरेंस इन लेबर एफिशिएंसी इन टू कंट्री। तो एजम्पशन में क्या पढ़ा था कि दोनों दो कंट्री के अंदर लेबर कैसे हो गए, सेम हो गए, होमोजेनियस हो गए। but in today's world no country and no even twins are different in terms of their efficiency. To examine production environment, technology, contribution of other factor also analyze. Point number 3 limitation क्या बनता है, point number 3 क्या बनता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बेसिकली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, तो थियरी से दैट इंग्लैंड विल कंप्लीटली स्पेशलाइज इन क्लोथ, पोर्टुगल विल स्पेशलाइज इन वाइन, बट इन रियलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, जैसे जैसे खर्चा बढ़ते जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं होता। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब जितना इंपोर्ट करो उतना एक्सपोर्ट करो, विच इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज सिनारियो। यहाँ पे भी रिकार्डो की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। वो लोग ने क्या एज्यूम करेला, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेसिकली अकॉर्डिंग टू केन्स एसवाईबी को पढ़ चुके हो, द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अनरियलिस्टिक, सो द थियरी इज आल्सो अनरियलिस्टिक। यानी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल होगा। पॉइंट नंबर 5, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इग्नोर का मतलब क्या है, एजम्पशन में पढ़ा रहता है देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बट तुम बेसिकली विद इन द कंट्री भी गुड्स ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, बट दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर तो ड्यूटीज लगेगी, चार्जेस लगेंगे, ड्यूटीज लगेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इग्नोर, गलत। इट इज वेरी सीरियस डिफेक्ट बिकॉज समटाइम इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट में नलीफाई द डिफरेंस। क्योंकि कॉमन है कि बाहर से माल आएगा तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा खर्चा है वो तो आपको लगने वाला ही है, बराबर है। कॉमन है कि खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कंट्री और वो कंट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो पॉइंट नंबर 6 है, पहला होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया, दो ही कंट्री दो ही प्रोडक्ट। भाई आज के जमाने में कहां दो कंट्री है, इन रियलिटी इंटरनेशनल टेक प्लेस अमंग मेनी कंट्री इन मेनी कमोडिटी। दो कमोडिटी थोड़ी है तो दो ही कमोडिटी ले ली,
दूसरी कमोडिटी कहाँ गई? तो ये भी लिमिटेशन बन गया। यानी सिंपल लैंग्वेज है बॉस, जो एजम्पशन है वही थियरी के लिमिटेशन। मॉडल फेल टू कंसीडर डिफरेंट वेराइटी ऑफ कमोडिटी। डिफरेंट वेराइटी का मतलब मैंने बताया कि यहाँ तो अपने दो कंट्री लिया, एज्यूम कर लो इंडिया के अंदर, नाम लिया ही नहीं है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे सस्ता है, तो तुमने इंडिया का तो उल्लेख करा ही नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट का उल्लेख करा नहीं, लिमिटेशन हो गया। फिर कंप्लीट पोस्ट स्पेशलाइजेशन इफ इम्पॉसिबल इवन इफ कंट्रीज बिग एंड स्मॉल। बहुत 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 बड़ा पॉइंट है। अमेरिका सुपर पावर है, तो भी उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी न किसी चीज के लिए किसी न किसी कंट्री पे डिपेंड करना पड़ता है। बेसिकली बताया कि जो बड़ी कंट्री वो हर चीज में स्पेशलाइज होगी, तो ये भी एक लिमिटेशन बन गया। क्लियर? पॉइंट नंबर 9 की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 10, वन साइडेड थियरी। वन साइडेड थियरी का मतलब क्या होता है कि लोग ने सिर्फ एक चीज की देखी, सप्लाई साइड के जितना बनाएंगे उतना करेंगे, मगर कॉमन है सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी तो जरूरी है। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं हो रही है तो तुम बना के करोगे क्या? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। द थियरी अज्यूम फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड था ना, कौन सी कंट्री फ्री ट्रेड करती है? बाहर से माल मंगाओ, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी, टैरिफ, कोटा सिस्टम, ये सब चीज भी लगती है, तो यहाँ पे भी गलत है। क्लियर? उसके बाद बताया कि विद इन कंट्री लेबर मोबाइल है, यानी मूवेबल है। अब मैं बोलता हूँ आपका मैं 500 रुपए पगार बढ़ा रहा हूँ, बड़ौदा छोड़ के सूरत चले जाओ, आप जाओगे 500 रुपए के पगार में, क्यों भाई? यहाँ पे तुम्हारा खुद का मकान है, सूरत जाओगे तो आपका मकान का खर्च बढ़ जाएगा। यहाँ पे तुम फैमिली में रहते हो तो एक टाइम खाने में सेट हो जाता है, वहां खाने का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो विद इन कंट्री भी अमुक समय पे लेबर मोबाइल नहीं। यहाँ पे तुम्हारा थियरी कंपेरेटिव ओवर होती है। क्लियर?